दोस्तों नमस्कार। ये पुराना सवाल है कि सरकार के कामकाज में कितने छेद हैं, या सीधे कहें तो वो कौन सा मंत्रालय है जो सही तरीके से काम कर रहा है और उस काम के जरिए इस सरकार को लोकप्रियता मिल रही है। यह वाकई सवाल पुराना था और कोई जवाब कभी किसी मंत्रालय, किसी मंत्री निकल कर आया ही नहीं। और नया सवाल तो यह है कि आखिर वो कौन सा मंत्री है, कौन सा नेता है जिसको लेकर जनता के भीतर एक सवाल हो कि हां, यह बहुत शानदार तरीके से काम करता है, इसकी लोकप्रियता जबरदस्त है। जवाब फिर नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में बिल्कुल नया सवाल यह खड़ा हो गया, अगर सरकार हर मोर्चे पर फेल होती चली गई और सरकार हर चुनाव जीतती चली गई, तो फिर वाकई क्या लोकतंत्र है या नहीं है? या लोकतंत्र सरकार ने उसकी कुंजी अपने हाथों में रख तो नहीं ली है? यह बात उठती तो है और बार बार उठती है, हर चुनाव में उठती है और 2024 के बाद तो कमोवेश हर चुनाव में उठी भी है कि सरकार जिस राज्य में मौजूद है वहां पर वह पहले से ज्यादा सीट कैसे ले सकती है जब वहां पर वो फेल हो गई। बिहार, वो सरकार जो लोकसभा में फेल हो जाती है, विधानसभा में दुगनी बड़ी ताकत के साथ कैसे उभर जाती है। महाराष्ट्र, हरियाणा के भीतर इतनी लंबी चौड़ी दरारें और वहां की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में, वोट बैंक की स्थिति में नाजुक स्थिति, फिर भी जीत गए। हरियाणा की यह स्थिति तो निकल कर आई। और बंगाल ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन अभी सवाल बिल्कुल नया है। यह सवाल है कि सरकार अगर हर मोर्चे पर विफल है तो ऐसे में सरकार संभालने के लिए अब किन चेहरों को सामने लाया जाए। पहला सवाल हो सकता है आपके जहन में विफलता का हो। विफलता में कामकाज की दिशा में जाइएगा तो आर्थिक परिस्थितियां सबसे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उसके बाद इस देश को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में जाकर नौकरी की तलाश करना, उनकी कतार सबसे बड़ी और व्यापक इस दौर में हो चली है। लेकिन सरकार को हर चीज सही ठहरानी है तो वो सही ठहरा रही है, हम इस पर आएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त का एक अनूठा सच यह है कि सरकार अब चाहती है कि बीजेपी का कोई भी सांसद, कोई भी विधायक बीजेपी छोड़कर कहां जाएगा, उसकी तो मजबूरी है। और बीजेपी और उसका संगठन और संघ परिवार भी बाखूबी जानता है इन सब की मजबूरी मोदी और शाह की जोड़ी है। बिना इसके वो कैसे चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि सारी चाबियां तो इन्हीं की हथेली में कैद हो चुकी है। तो बीजेपी के भीतर कोई गुस्सा, कोई गुबार मायने रखता ही नहीं है। जिसे चाहा उसे मुख्यमंत्री बनाया, जिसे चाहा राज्यपाल बनाया, जिसे चाहा वहां से हटा दिया। अब नई परिस्थिति यह है कि क्या केंद्रीय मंत्रियों की फहरिस्त में भी आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, उसमें बीजेपी से ज्यादा उन नेताओं को शुमारी हो जाए, यानी उन नेता को शामिल कर लिया जाए जो बीजेपी से निकले ही नहीं है। और इस दौर में बीजेपी का यह कमाल है कि उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़कर रख दिया है। और वो पॉलिटिकल पार्टी 2024 तक इंडिया गठबंधन में थी। तो जरा कल्पना मत कीजिए, जरा इसको हकीकत तौर पर अब समझने की कोशिश कीजिए। 2024 में इंडिया गठबंधन काम कर रहा था। उस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टियों की मौजूदगी थी, उस मौजूदगी में आम आदमी पार्टी भी थी। उस मौजूदगी में शिवसेना उद्धव ठाकरे की भी थी। उस इंडिया गठबंधन के भीतर ममता बनर्जी की भी मौजूदगी थी। लेकिन एक झटके में यह तय हो जाए कि नहीं नहीं, अब मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हीं को जगह दे दी जाए जो बागी हो गए, जो छोड़कर आ गए, जिनको डराया गया तो डर गए और उसके बाद हमारे साथ शामिल हो गए। बड़ी लंबी फहरिस्त निकल कर आई तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के साथ खड़े नेताओं में। उस कतार की अगुवाई करने वाले नेताओं को क्या मंत्री बना दिया जाए? क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी
सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कहती रहती थी। हर चुनाव के भीतर, वो दिल्ली के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, गुजरात के भीतर चुनाव प्रचार हो, देश के भीतर हो, सब कुछ तो उसने कहा। तो वहां से भी जो बागी निकल कर आए, अब उन्हें मंत्री बना दिया जाए। और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ एक बार तो तोड़ दिया था, पता नहीं कहां से दोबारा उसे ऑक्सीजन मिल ही गई, तो इस बार तो उसको पूरे तरीके से चकनाचूर कर दिया। और जो ठाकरे परिवार सोचता था, और उसमें जो ताजी तरीन पीढ़ी आदित्य ठाकरे की है, जो सबसे करीब जिसे मानते थे, आज तो उसे भी तोड़ लिया गया। तो तोड़कर उसको जगह दी गई महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन अब तो सवाल मोदी सरकार का है, जो कमोवेश हर मोर्चे पर कितनी सफल या विफल है, इसका कच्चा चिट्ठा हम रखेंगे जरूर। लेकिन उससे पहले 3 बड़े नाम हो सकता है आपके जहन में आए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से काकोली घोष दस्तीकार और सुदीप बंदोपाध्याय, आम आदमी पार्टी की तरफ से हर की जुबान पर राघव चड्ढा, और उनके साथ कोई दूसरे एक शख्स का नाम जो संगठन संभालते थे, उनको भी ले लिया जाए, या फिर जो स्कूल चलाते थे उन्हें ले आया जाए, जिनकी अपनी बिजनेस धंधे उन्हें ले आया जाए। सौदेबाजी हो रही है। और इन सब के बीच एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से निकल कर आए, उनके बेटे श्रीकांत ने तो इस बार कमाल कर दिया, जो बची हुई शिवसेना थी उसको भी अपने साथ ले आए। और देखिए किस ठसक के साथ, बोलने से घबराते कतराते नहीं है। असल तो हम ही हैं, सब कुछ तो हम ही हैं। वो खुद जो हैं वो सोचे समझें। मैं सबसे पहले तो सचिन अय्यर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, और उनके नेतृत्व में अच्छा काम जो है विधान परिषद में आने वाले समय में जरूर। बराबर बोला है, शिवसेना ये जो है पार्टी का नाम जो है बदलकर उनको रखना चाहिए कि हर किसी को गाली देने का काम वहां पर करते रहते हैं, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं, इसलिए एमपी छोड़ रहे हैं, एमएलए छोड़ रहे हैं, एमएलसी छोड़ रहे हैं। तुम्हारे पास कोई रहने वाले नहीं है। तुम जिस प्रकार का बर्ताव जो है आपके कार्यकर्ताओं के साथ करते हो, लोगों के साथ करते हो, इसके वजह से आज लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन करो जरा। आपको लगने लगा होगा कहां 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जिक्र किया करते थे कि देखिए मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखिए, और आप नेहरू काल में चले जाइए और उस दौर के कैबिनेट मिनिस्टर्स को देखिएगा, तो इस दौर में आपको ज्यादा बेहतरीन नेताओं की कतार और मंत्रियों की कतार नजर आएगी। मीडिया उसको प्रोपगेट करता था। बीजेपी का आईटी सेल लगातार सोशल मीडिया में उन चीजों को भरते रहता था जिससे यह लगे कि वाकई कमाल का मंत्रिमंडल है मोदी सरकार का। 12 बरस के बाद 2026 में जब हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल नया मंत्रिमंडल बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के उन नेताओं को तरजीह देगा जो अपने ही सगे साथियों को, अपनी ही धारा विचारधारा को या अपनी ही वोटरों को धोखा झटका देकर निकलकर बीजेपी के साथ खड़े हो गए, तो वो मंत्री बन जाएंगे। इतना ही नहीं, इस कतार में इस देश के कई नौकरशाह भी हैं। 2 नौकरशाह का जिक्र तो अक्सर होता है। एक देश के विदेश मंत्री हैं, दूसरे तेल मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और उधर जयशंकर हैं। इस कतार में 3 मंत्रालय बड़े मायने रखते हैं, नौकरशाहों के हाथ में दे देना चाहिए। उसमें बड़ा मंत्रालय इस वक्त वित्त मंत्रालय है, और जब वित्त मंत्रालय दे रहे हैं तो हमें लगता है ऐसा कि अब कॉमर्स मिनिस्ट्री भी किसी ब्यूरोक्रेट को दे देनी चाहिए, क्योंकि जो पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और अंतर्राष्ट्रीय समीकरण जो इस दौर में ट्रेड के आश्रय बन रहे हैं, उसमें वित्त मंत्री के साथ साथ कॉमर्स मिनिस्टर की भी पूछ हर जगह होगी। तो जो बातचीत कर सके, चीजों को समझ सके, समझा सके, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड तो कर लिया, लेकिन उससे देश के भीतर के हालात कब कैसे किस रूप में ठीक होंगे कोई नहीं जानता है। फिलहाल तो स्थिति बिगड़ी हुई है। तो नौकरशाहों की एंट्री इस दौर में बहुत जरूरी है। और जहां तक शानदार मंत्रियों का जिक्र है या शानदार नेताओं का जिक्र है, उन्होंने तो इस दौर में सत्ता के दबाव में या सत्ता के सामने नतमस्तक होकर क्या कुछ किया,
प्रचार प्रसार के लिए और अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए वो सब कुछ 2026 में इसी दौर में सामने आ गया। राजनाथ सिंह संसद के भीतर झूठ बोल गए। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि नहीं नहीं, कोई हानि नहीं हुई ऑपरेशन सिंदूर में, किसी सैनिक को कोई क्षति नहीं पहुंची। लेकिन उसके बाद बीते हफ्ते खुले तौर पर सरकार ने कहा 6 सैनिक शहीद हुए थे। इथेनॉल, नितिन गडकरी, और संयोग देखिएगा, राजनाथ सिंह भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, नितिन गडकरी भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी दोनों प्रमुखता के लिहाज से काफी पुराने हैं और दोनों की लोकप्रियता अपने अपने दायरे में अच्छी खासी और दोनों की पहचान भी अच्छी खासी है। एक लिहाज से कहें तो 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कोई उन्हें कितना जानता हो या ना जानता हो, लेकिन इन दो नेताओं को जानता हर कोई था। नितिन गडकरी का प्रयोग इथेनॉल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कहना पड़ा, नहीं नहीं, अभी यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट लेवल पर चल रहा है, आप इसको इस रूप में मत देखिए कि अब हम सिर्फ इथेनॉल के जरिए ही इस देश में पेट्रोल को आयात में कमी कर देंगे या पेट्रोल की जगह इथेनॉल लेगा। बिल्कुल नहीं, अब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कब तक चलेगा? बोले अगले साल से पहले तो रिजल्ट आएगा नहीं। यानी इस दौर में जो बातें इथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी करते चले गए और बताते चले गए कि सुजुकी एक गाड़ी बना रही है जिसकी कीमत 8 लाख होगी, मारुति, और वो 100% इथेनॉल पे चल जाएगी। कौन सी गाड़ी, किस रूप की गाड़ी, किस तरीके की? और सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है अभी ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट लेवल पर है, वह भी 20%, यानी 100% तो दूर की बात है। तो क्या इन मंत्रियों को हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन इन मंत्रियों को अगर हटा दिया जाएगा तो वजह अगर यही बता दी जाए कि आप तो पार्लियामेंट में कुछ बोल गए, सच कुछ और था, आपने तो देश के सामने पेट्रोल को लेकर इथेनॉल का नया प्रयोग दे दिया, सच तो कुछ और है, तो कोई क्या कहेगा? जाहिर है इस देश की जनता एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय के साथ खड़ी होगी, तालियां बजाने लगेगी, वाह ये आपने गजब का काम किया है, कि अच्छा किया। वो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, भूल जाते थे क्या कुछ कर रहे हैं, उन्हें आपने हटा दिया। लेकिन फेल तो आप हर जगह हुए हैं, और फेल की फहरिस्त में भारत के भीतर की जो आर्थिक क्राइसिस की परिस्थिति है, उसमें इस देश को सबसे ज्यादा रोजगार के लिए छोड़ने वाले लोगों की कतार हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तरीके से बढ़ चुकी है कि अब दुनिया के दूसरे तमाम देशों की कतार में भारत अव्वल नंबर पर है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग इस देश को छोड़ रहे हैं। और पहली बार देश छोड़ने की प्रक्रिया को भी सही बताया जा रहा है। कौन बता रहा है सही? देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं 26 देशों के साथ हमने समझौते कर लिए हैं। रूस की सेना में काम करने के लिए भारत का मजदूर चला गया, कुछ यूक्रेन की सेना में भी शामिल हो गए। इस दौर में इजराइल के भीतर कुछ लोग शामिल हो गए सेना में। कल्पना कर सकते हैं मजदूरी या देश के भीतर रोजगार ना मिलने की परिस्थितियों के बीच कैसे हालात हैं, और सरकार खुद को कैसे सही बतला रही है। जयशंकर की बात सुन लीजिए। Human resource mobility, therefore, represents far more than the movement of people from one place to another. It is about connecting aspirations with opportunities. It is about linking talent with demand. It is about creating pathways through which individuals can contribute to economic progress. सही मायने में कहें तो इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कहें प्रोडक्शन किसी भी चीज का सबसे कम है एक्सपोर्ट को लेकर, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपोर्ट जो हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, उसमें सरकार का खुद का आंकड़ा बतलाता है कि जो रेमिटेंस
जो बाहर काम करने चले जाते हैं, वो जो अपने घर परिवार के लिए पैसे भेजते हैं, वह इस दौर में बढ़ते बढ़ते दुनिया में नंबर 1 या पहली पायदान पर पहुंच चुका है और सरकार उस पर टैक्स लगाकर कमा लेती है। यह खेल लाखों करोड़ों का है। इस बरस का भी डाटा नंबर 1 पर है। मसला यह नहीं है, मसला तो इसके आगे की उस परिस्थिति का है जहां सत्ता खुद फेल हो गई। बीजेपी अब चुनाव कोई भी लड़े वो 272 तक अपने बूते पहुंच नहीं सकती है। उसकी तमाम नीतियां और गवर्नेंस के तौर तरीके अगर फेल होने लगे तो इसी दौर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज टूटने लगी, उनके सांसद सरकार के साथ आने लगे और इस वक्त पार्लियामेंट के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार चाहे तो कोई भी कानून पास करा सकती है। उसे बस नजर अपनी जरा सी टेढ़ी करनी है और एक झटके में इस देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज टूट जाएगी। जी, छत्रपों का जिक्र हम कर रहे हैं जिस पर निगाहें बड़ी पैनी है, लेकिन बात इतनी भर नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी टूट कर आई तो उसके नेता को मंत्री बना दीजिए, टीएमसी टूट कर आई तो तोड़ने वाले को मंत्री बना दीजिए। इस दौर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना को भी जो तोड़ कर लाया उसको मंत्री बना दीजिए। बात इतनी भर नहीं है, बात इसके आगे की है और इन सब के बीच सत्ता को लगने लगा है कि विपक्ष जिस लिहाज से काम करता है वही उसकी असल ताकत है, तो उन्हों को मंत्री भी बना दीजिए और धीरे धीरे विपक्ष गायब हो जाएगा। इस दौर में आपके जहन में कौन सा नाम आता है कांग्रेस के उस नेता का जो आपको लगे नहीं बहुत शानदार है, बहुत ताकतवर है? 4 राज्य हैं, केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है। 4 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। आपको सबसे ताकतवर डीके शिव कुमार लगेंगे। डीके शिव कुमार माहिर हैं दिल्ली तक उस रसद को पहुंचाने में जिसके आसरे पॉलिटिकल पार्टीज चलती है। उनके अपने करप्शन के किस्से बेंगलोर शहर तक में गूंजते हैं, लेकिन बात तो आज उसके आगे की है क्योंकि यहां तो पॉलिसी तय हो रही है। अब आप सोचिए कि दिल्ली में आज जिस वक्त इंडिया गठबंधन की 23 पॉलिटिकल पार्टीज और एक इंडिपेंडेंट एमपी ने जो जून के महीने में बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने तय किया था कि एसआईआर इस देश के वोटरों के साथ, नागरिकों के साथ खिलवाड़ है और उसका विरोध होते करना चाहिए और उसके लिए बकायदा चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखना चाहिए। तो आज वो लेटर जिस वक्त दिल्ली में लिखा जा रहा था, या कहें वो लेटर जब चीफ जस्टिस को सौंपा जा रहा था, उसी वक्त उसी एसआईआर की शुरुआत कर्नाटक में होती है और कर्नाटक में पहले सदस्य जिसकी एसआईआर होती है इलेक्शन कमीशन के जरिए, वो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं। और उसके बाद वो कहते हैं अपने ही नागरिक, अपने ही वोटर, अपने ही राज्य के लोगों से इस फॉर्म को भरिएगा जरूर, और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो हम आपको सरकारी सुविधा नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, लाभार्थी योजना जो आपको दी जाती है राज्य सरकार के जरिए आपको नहीं मिलेगी, यानी आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। यही बात तो बिहार और बंगाल में हो रही थी। इसी बात का जिक्र तो उत्तर प्रदेश में हो रहा था कि एसआईआर के जरिए सरकार इस वक्त अपने ही वोटरों को इस देश के नागरिक के तौर पर बनाकर एक नया भारत बना रही है और ऐसी परिस्थिति ला रही है कि उन्हीं को सारी सुविधाएं मिले। बंगाल के भीतर तो पासपोर्ट तक नहीं बन पा रहा है टेलीग्राफ के पूर्व संपादक राजगोपाल का। पुलिस ने रिपोर्ट फाइल कर दी कि दरअसल इनका नाम एसआईआर में नहीं है, यानी एसआईआर में वोटर लिस्ट बनाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उस समय तक उनका पासपोर्ट था, बावजूद इसके एसआईआर में उनका नाम कट गया। उन 23 लाख लोगों में हुआ जिनका नाम कटा है। और फिर अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए जब वो पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे तो अचानक पुलिस वेरिफिकेशन में एक लाइन लिख दी गई, इनका नाम एसआईआर में नहीं है, इसको रोक दिया जाए। और इधर हुक्का पानी बंद करने का जिक्र कोई
बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, बल्कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कह रहा है। उन्हीं बातों का जिक्र कर रहा है जो बीजेपी करती थी, या बीजेपी चाहती थी, या बीजेपी कहने में हिचकिचाती थी, उसको खुले तौर पर डीके शिव कुमार ने कह दिया। सुन लीजिए। If you doesn't enroll, you are going to lose all your rights given by the benefits either by the country or by the state government. So I request you not to lose this opportunity of getting your votes or losing. Otherwise, if you lose your votes, you may find difficulty on the other benefits which has been provided to you. यानी सीधे तौर पर एसआईआर की जरूरत और एसआईआर पर उठते हुए सवालों को मान्यता ना देते हुए उसके साथ खड़े होने की सोच। क्योंकि पत्र जो दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसमें लिखा गया कि एसआईआर के जरिए किस तरीके से इस देश के नागरिकों को वोट देने से वंचित भी किया जा रहा है, और जब वो वोटर लिस्ट में नहीं होंगे तो उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं भी बंद की जा रही हैं। और इसी का जिक्र डीके शिव कुमार भी कर रहे हैं। और बीजेपी के सरकार के मंत्री जो अग्निमित्रा पॉल हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी इस बात का जिक्र किया कि एसआईआर में जिनका नाम हटा, अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो क्या कल को डीके शिव कुमार भी शिफ्ट हो जाएंगे? यह सवाल है, उसका इंतजार मत कीजिए। इंतजार इस बात का कीजिए कि इस दौर में राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं और उन सवालों के कटघरे में मोदी सरकार जिस तरीके से फंसती चली जा रही है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो छवि मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी की थी, उस पर जब सवालिया निशान लग रहे हैं, इस देश की आर्थिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां और राजनीति करने के तौर तरीके जब लोकतंत्र को ही खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और आलम यह हो चला है कि बात धीरे धीरे अयोध्या और आरएसएस तक आ गई, तो इन सब के बीच मध्य प्रदेश के भीतर एक मंत्री यह भी कहने से नहीं चूकता है, मंत्री ना कहें बीजेपी के बड़े नेता का, विजय वर्गीय का जिक्र करते हैं। उन्होंने खुले तौर पर दो बातों का जिक्र कर दिया। एक तो कहा कि देखिए, सड़क हम बनवाते हैं तो हमारी सड़क पर वो क्यों चलते हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि राज्य के अधिकारी जो हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को आरएसएस से जोड़ने को लेकर, यानी हम संघ के साथ जुड़े हुए हैं। और सही मायने में ध्यान दीजिए तो इस देश की नौकरशाही जो दिल्ली में भी बैठी और केंद्र स्तर पर बीजेपी के भीतर घुसने का रास्ता संघ के साथ अपनी निकटता को बतलाते हुए ही एंट्री होती है। यह भी एक फैक्ट है जिसका जिक्र गाहे बगाहे राहुल गांधी कहते हैं कि कोई वीसी बनना है तो आपको बताना होगा संघ के साथ आपके संबंध कैसे हैं। कहीं सेक्रेटरी लेवल पर प्रमोट होना है तो अगर आप बतला दीजिए कि संघ के साथ आपकी तुलना है, आपकी करीबी है, तो फिर आपको वो तुरंत प्रमोट कर देंगे। यानी इस देश के भीतर की वह तमाम परिस्थितियां जो एक नॉर्मल गवर्नेंस के तौर पर चलनी थी, उसमें जिन जिन चीजों की एंट्री इस दौर में हुई है, पहली बार उसमें भी तो सवालों के घेरे में फंस गए हैं। आरएसएस की पूरी छवि अयोध्या के दानपत्र की चोरी में जाकर सिमट गई। चंपत राय कोई आज के तो स्वयंसेवक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त बीजेपी में उनकी एंट्री हुई थी, कमोवेश उसी दौर की बात है जब चंपत राय भी बतौर प्रचारक, उनकी एंट्री भी बीजेपी में हुई थी। बीजेपी में नहीं कहें, बतौर प्रचारक उनकी एंट्री बीजेपी के लिए खड़े किए गए आंदोलन, जो अयोध्या का आंदोलन था, उसके लिए की गई थी। लेकिन इस दौर में विपक्ष को महत्व देना, इस दौर में नौकरशाही में से लोगों को चुन के मंत्री बनाने की सोच रखना, खुद अपने तौर पर अपने गवर्नेंस को फेल होते हुए ढकने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में बढ़ना, और आज सचिवों के साथ बैठकर आने वाले वक्त में भारत की आत्मनिर्भरता, जीने के तौर तरीके, काम करने के तौर तरीके, सब कुछ शानदार हो जाए, इसको लेकर चिंतन मनन करते हुए उस हकीकत को जानना कि मुश्किल हालात इस देश की इकोनॉमी को लेकर हैं, जिसका जिक्र आज कई सचिवों ने किया।
और इसी प्रक्रिया के भीतर में वो पारंपरिक और पुराने नेता जो बीजेपी से टकराने में घबराते और कतराते रहे और कुछ तो छोड़कर चले गए, कुछ कभी भी जा सकते हैं, तो क्या ऐसे में राहुल गांधी जो एक अपने तरीके से नई कांग्रेस को तेवर के साथ खड़ा कर रहे हैं, उससे भी घबराहट है? उत्तर प्रदेश में राजेंद्र को भेजा गया है, हम आपको लेकिन सुनाते हैं राजस्थान में वो जवाब दे रहे हैं मध्य प्रदेश के विजय वर्गीय का। वो मध्य प्रदेश का मंत्री कह रहा है कि हमारे यहां तो सारे के सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी आरएसएस की चड्डी बन गए। ये राजस्थान है प्रधान, यहां पर चड्डी बनोगे तो भी छोड़ेंगे नहीं, खींच के निकाल लेंगे। राहुल गांधी पर 20 के लगभग केस हुए हैं संघ परिवार के अलग अलग तबकों के जरिए या बीजेपी के जरिए, जिसमें सावरकर का जिक्र है, संघ का जिक्र है। यानी ये तेवर बतलाते हैं कि कांग्रेस का बदलना जरूरी है, उसके तौर तरीके, राजनीति करने की परिस्थितियों को बदलना जरूरी है। ये तो कांग्रेस की बात है और राहुल गांधी का एक डर तो नहीं कह सकते हैं, खौफ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पॉलिटिकल चेंज को लेकर जो इस देश के भीतर जेनजी कहें या उस तबके को कहें जो अभी तक नॉन पॉलिटिकल रहा है, लेकिन पहली बार इस हकीकत को जान रहा है कि इस देश में आप कोई काम करें तो पॉलिटिकल होकर ही कर सकते हैं, और पॉलिटिकल तौर पर अगर आप सक्रिय नहीं होते हैं, इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर आपका एनालिसिस हर दिशा में चलना चाहिए। वो चाहे कॉरपोरेट यानी अंबानी अडानी का सवाल हो, उसको सिर्फ कॉरपोरेट के नजरिए से मत देखिए। इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत कम कीमत में अपने संगी साथियों को बेच डालना, उसको भी आप पॉलिटिकल नजरिए से आपको देखना होगा। इस देश के भीतर एसआईआर को लेकर भी जो धारणा बनाई गई, उस पर भी नजरिया पॉलिटिकल ही रखिए। ये मत सोचिए कि एक इलेक्शन कमीशन कोई शानदार काम कर रहा है, वो सारी चीजें सत्ता के लिए हो रही है। और पूरी नौकरशाही की टीम भी अगर आप समझें तो इस दौर में आपके जहन में कई नौकरशाह आ सकते हैं। यहां तक कि 2014 से पहले एक वक्त विनोद राय थे, उन्होंने क्या कुछ किया जिससे बीजेपी को लाभ हो गया। उसके बाद ईडी के चीफ जब संजय कुमार मिश्रा बने तो उनको 3 बार एक्सटेंशन क्यों दिया गया। इस देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को क्यों राज्यसभा में भेजा गया। और बात होते होते आप आज की तारीख में जब खड़े होंगे तो आपको लगेगा पूर्व इलेक्शन कमिश्नर को एचडीएफसी का चीफ कैसे बना दिया गया, बोर्ड ने तय किया, आरबीआई की मोहर चाहिए, सरकार की एंट्री नहीं हुई थी क्या। ये सारे सवाल आपके सामने रेंग सकते हैं। यानी ये देश नौकरशाही चलाए, इस देश में चेहरे के तौर पर उन बागी सांसदों को जो साथ में आकर खड़े हो गए उनको सामने कर दिया जाए, क्योंकि इस दौर में फेल होती हुई परिस्थितियां खतरनाक हो चली है और सरकार के लिए कहीं खतरे की घंटी तो है। लेकिन इस फेरिस्त में सबका ध्यान तो तभी जाएगा जब बीजेपी से ज्यादा विपक्ष की राजनीति करने वाले सांसदों को ही मंत्री बना दिया जाए और बीजेपी के वो नेता जो अपने आप को कद्दावर मानते हैं उनको एक झटके में हटा दिया जाए। सियासत का ये अनमोल मंत्र अब नौकरशाही के जरिए कई मंत्रालयों को भी संभालना चाहता है और सबके नायक एक ही होंगे और वही नायक इस वक्त उपाय खोज रहा है कि दरअसल जो मुश्किल हालात हैं उससे निकला कैसे जाए। तो यह तरीका ढाल बनाने का है, लंबी राजनीति का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।